हेलो एवरीवन, दिस इज सईदा खालिद। पहले तो वी आर वेरी सॉरी कि लास्ट वीक से बिजी हम लोग। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू कि आपने स्टिल हमें सपोर्ट किया। तो लास्ट हम लोगों ने जब वीडियो अपनी कंटिन्यू की थी, आई मीन जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो किया था पार्ट 6, उसको आई होप आपने देख लिया। हमने वहाँ इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, डीएनए कैसे टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ये सारे मतलब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे चलता है, हाउ डज इट फ्लोज, वो हमें देखना है। तो इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को कम्प्लीटली देखेंगे कि यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में चलता कैसे है। तो पहले जो हम लोग ने वीडियो में सीखा वो क्या सीखा है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए का या जेनेटिक इनहेरिटेंस का ट्रांसफर होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो भी वीडियो जितनी भी अपलोड हुई हैं उन सब में हमने ये देख लिया था कि डीएनए से आरएनए में जब आपके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, या ये बोलो कि डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने ये सीखा था कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें से एक ही स्ट्रैंड होता है जो आपका एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, एंड वो होता है आपका दिस। ये इस तरह के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए 2 स्ट्रैंड होता है, इसके नीचे इसका एक दूसरा स्ट्रैंड मौजूद होगा जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो इनमें आपका ये वाला जो रहता है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला आपका एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है, ये एज अ कोडिंग एक्ट करता है। तो अब हमको टेम्पलेट पे फोकस होना है। हमें पता है कि जब भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलेगा, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पास भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होने का मतलब, अगर मैंने आपको यहाँ डीएनए स्ट्रैंड दे दिया है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दिया है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि आरएनए आपका कैसे बनकर आएगा। जैसे इमेजिन करो, अगर यहाँ ए लगा हुआ है, ये मान लो आपका टी एस है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ए है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ तुम्हारा आपका ए है, यहाँ फिर आपका टी है। तो आप इसको देख के क्लियरली बता सकते हो कि इससे जब आरएनए बना होगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन तो कैसा आरएनए स्ट्रैंड बना होगा। तो सबसे पहले तो एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रूल है। जो स्ट्रैंड आप लोगे उसके एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनेगा, मतलब एक ये वाला स्ट्रैंड बनकर आएगा दैट विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और हमेशा इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे आपको पीछे मैंने बताया था एडेनिन एंड प्यूरिन होता है, तो एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आता है एंड ग्वानिन के साथ आपका साइटोसिन आता है। थाइमिन किस केस में आता है, थाइमिन आपके डीएनए के केस में आता है, लेकिन अगर आप आरएनए में बात करोगे तो ये रिप्लेस हो जाता है विथ यूरासिल। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल बोलेंगे तो हम बोलेंगे एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए, थाइमिन। बट क्योंकि अब आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पास क्या आ गया होगा, यूरासिल। जी के आगे क्या आएगा, सी, सी के आगे जी, ए के आगे आपका यू, टी के आगे आपका क्या आएगा, थाइमिन के आगे भी आपका एडेनिन ही आएगा, एंड एडेनिन के आगे आपका फिर से यूरासिल, एंड थाइमिन के आगे आपका एडेनिन। तो इस तरह से आपका आरएनए का स्ट्रैंड आप कर सकते हो कि कैसे, अगर डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड गिवन है तो कैसे आप उसमें से कौन सा आरएनए बनेगा, या आरएनए में किस तरह से ये आपके बेस लगे हुए होंगे, नाइट्रोजन बेसेस किस ऑर्डर में लगे होंगे, ये आप क्लियरली देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री रूल। और हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि यहाँ पास इस प्रोसेस को चलाने के लिए एंजाइम मौजूद होती है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये जो एंजाइम होती है वो एक्ट करती है एज अ पॉलीमरेज, वो आरएनए का पॉलीमराइजेशन कराती है और अपने एक्टिविटी के लिए वो डिपेंड करती है किस पे, डीएनए पे डिपेंड करती है। नाम पड़ गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया। अब हमें बेसिकली देखना है कि जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पास आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म भी है हमारे पास एंड यूकैरियोटिक भी है। तो प्रोकैरियोटिक में कैसा चलेगा एंड यूकैरियोटिक में कैसा चलेगा, हमें बेसिकली अब ये देखना है, इसी चीज पे हमें एम्फसाइज करना है। तो अब हमको पहले हम प्रोकैरियोट्स को देखते हैं।
ये जो नॉलेज थी जितनी अभी हम लोगों ने देखी ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल थी, यूकैरियोट्स के लिए भी एंड प्रोकैरियोट्स के लिए भी। अब हम स्पेसिफिक होकर प्रोकैरियोट की अगर बात करते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह की हम बात करेंगे, तो वहां पास कैसे होगा। देखो, प्रोकैरियोटिक में बेसिकली आपके 3 तरह के आरएनए होते हैं। ये चीज आप यूकैरियोटिक में भी देख सकते हो एंड इसमें प्रोकैरियोटिक में भी देख सकते हो। बट जब यूकैरियोटिक में आप जाओगे तो वहां पास 3 आरएनए तो होते हैं, उसके साथ साथ और भी छोटे मतलब और भी सब्सिडियरी या एक्सेसरी आरएनएस भी होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो इनमें बेसिकली आपके 3 आरएनए होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। एक आपका होता है टीआरएनए, एक आपका होता है आरआरएनए एंड एक आपका होता है एमआरएनए। ठीक, ये 3 टाइप के आरएनए दैट इज टी आर एंड एमआरएनएस, ये तीनों आपको यूकैरियोट में भी देखने को मिलेंगे। बट यूकैरियोट में इनके साथ साथ और भी देखने को मिलते हैं, एसआर है, एसएन है, एचएन है, ये सारे आरएनएस भी देखने को वहां मिलते हैं। तो बेसिकली अभी हमको प्रोकैरियोटिक देखना है, तो प्रोकैरियोटिक में ये 3 तरह के आरएनए होते हैं, जिसमें से एमआरएनए है जिसका ट्रांसलेशन होके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जब हम लोग ने सेंट्रल डोगमा पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा जेनेटिक इनहेरिटेंस का ट्रांसफर होता है, या ये बोलो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, वो आरएनए के कौन से आरएनए से होता है, एमआरएनए से। ये एमआरएनए होता है जो प्रोटीन को कोड करता है या प्रोटीन को बनाता है। आपका आरआरएनए क्या करता है, ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ये थोड़ा रिएक्टिव होता है। टीआरएनए आपका एडाप्टर मॉलिक्यूल इसे बोलते हैं, और इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं, या एडाप्टर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एमिनो एसिड्स को लाता है। अभी जब हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमको बेसिकली ये टीआरएनए का मेन फंक्शन समझ में आएगा। अभी इसको बस ऐसे समझो कि जैसे आपका ये टीआरएनए है, तो ये डबल फंक्शन परफॉर्म करता है। ऊपर की तरफ किसी और मॉलिक्यूल्स को ला रहा होता है या उनके साथ बॉन्ड बनाता है, और नीचे की तरफ किसी और से। तो वो करता क्या है, ऊपर की तरफ से एमिनो एसिड्स को लेता है, मतलब न्यूक्लियस में एमिनो एसिड्स मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, तो उन प्रोटीन्स के एमिनो एसिड्स को वो अपने इस एंड पे अटैच कराता है, और नीचे वाले एंड पे वो कोडॉन्स को अटैच कराता है या कोडॉन्स को रीड करता है। ये चीज हो सकता है शायद अभी आपको इतनी क्लियर नहीं हुई होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज दैट वाई टीआरएनए आर नोन एज अडाप्टर आरएनए या अडाप्टर मॉलिक्यूल, वो हमको बेसिकली पढ़ना ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, तो हमने देखा कि अच्छा ये 3 तरह के आरएनए हैं। बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोट्स में बेसिकली इनमें सिर्फ एक ही एंजाइम होती है, और वो एंजाइम वही है जिसको अभी हम लोगों ने देखा था, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही एक वाहिद एंजाइम इनके अंदर मौजूद होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जब ये आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है, तो हमें पता है कि यहाँ पास जो हमने अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड अभी देखा था, हम लोग ने ये देखा था कि हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कुछ इस तरह का होता है। कैसा कुछ होता है, इसमें हमें पता था कि यहाँ पास आपका, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा प्रमोटर एंड है, ये हमारा टर्मिनेटर एंड है, एंड यहाँ इसको हम बोल देते थे कि ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक, तरह का था, याद आया? अगर नहीं याद आ रहा तो प्लीज आप पीछे की वीडियोस देख लें, क्योंकि वो उससे ही रिलेटेड है। अब मैं एक ही चीज को बार बार यहाँ नहीं करूंगी। तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता था। देखो, अगर प्रोसेस चला, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चला, मतलब डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अच्छा हम कह रहे हैं प्रमोटर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, होता चला गया, होता चला गया, इसके आगे भी होता चला जाएगा। यहाँ एंजाइम का जो एक्शन है, ये जो एंजाइम है, इसका जो एक्शन है, इसका एक ही एक्शन है, वो है पॉलीमराइजेशन। ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन करा सकती है बस, और कुछ नहीं कर सकती। प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करा सकती, प्रोसेस को रोक नहीं सकती। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टार्ट करा सके, ना ही ये कैपेबिलिटी है कि वो रोक सके। एक बार अगर स्टार्ट हो गया किसी की हेल्प की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से, अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, या ये बोलो कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तब ये अपना काम कर देगी, दैट इज पॉलीमराइजेशन कराती चली जाएगी, लेकिन उसके बाद रुकेगी भी नहीं। उसको रोकने के लिए भी आपको कुछ और फैक्टर की जरूरत पड़ती है, या किसी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज प्रमोट करने के लिए, और टर्मिनेट करने के लिए भी दो एडिशनल फैक्टर्स आते हैं। एंजाइम रहते हैं, प्लस इसके साथ साथ दो एडिशनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं,
और उनको बोला जाता है सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो प्रमोटर होता है, या ये बोलिए कि प्रमोशन या इनिशिएशन, इसको आप इनिशिएशन वर्ड यूज करो वो ज्यादा सही लगेगा। इनिशिएशन मॉलिक्यूल या इनिशिएशन फैक्टर होता है, एंड जो आपका रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेशन फैक्टर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जब आपका आरएनए का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा तो वो कराएगा आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये सिर्फ पॉलीमराइज करा सकता है। तो ये स्टार्ट कैसे होगा, तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रो सिग्मा फैक्टर की हेल्प कर लेता है, एंड उसके थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर जब ये मान लो इसने यहाँ तक करना था, उसके बाद इसको रोकना है, तो टर्मिनेट करना होगा। अब वो टर्मिनेट भी नहीं कर सकता, तो उसके बाद क्या करेगा, ये जो रो फैक्टर है उसकी हेल्प ये लेगा और अल्टीमेटली इस प्रोसेस को ये रोक देगा। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो आपको और क्लियर समझ में। देखो, इनिशियली जब हमको पढ़ना था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है और हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, तो उसके लिए हमने अलग अलग कर लिया था। पर ओरिजिनली तो हमें पता है ना कि डीएनए अलग अलग नहीं हो सकता, पूरा डीएनए अलग नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था तभी देख लिया था, क्योंकि पूरा डीएनए, अगर आप ह्यूमन की बात करो तो 2.2 मीटर का है। उसको पूरा खोलने के लिए पहले उसको पूरा स्ट्रेट करना होगा, फिर उसे अलग करना होगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो हमारा स्पेस है, हमारे न्यूक्लियस का जो स्पेस है उसको, मतलब वो फेवर भी नहीं करेगा उसका। तो पूरा तो हमारा डीएनए अलग होता नहीं है। जब डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा अलग नहीं हो रहा तो ट्रांसक्रिप्शन में भी नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, सॉरी, ये आपका मान लो डीएनए है, तो ये आपका है 3' टू 5' एंड ये है आपका 5' से 3' का। तो हमें पता है कि हमारा जो ये 3' से 5' वाला है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये ऐसे जा रहा है, दिस विल बी योर 5' एंड दिस विल बी योर 3। तो हमें पता है कि हमारा जो ये 3' से 5' वाला है, ये हमारा एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें जैसे रेप्लिकेशन हम लोग ने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन के लिए भी एक पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, वही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता था और फिर वो अलग हो जाता था, रेप्लिकेशन फोर्क स्ट्रक्चर बन जाता था। वही चीज यहाँ होगी, बस यहाँ पास क्योंकि डीएनए को अलग होना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पास ऐसा होगा ही नहीं कि डीएनए अलग हो सके। तो यहाँ पास मान लो इनिशियली इस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन होना है, इस पॉइंट से ये आपका स्ट्रैंड जो है यहाँ से स्टार्ट करना है इनको अपना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसके बाद उनको यहाँ कराना है टर्मिनेट, ठीक ऐसे यहाँ कराना है उनको क्या, इनिशिएशन कराना है। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट कराना है अपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, और यहाँ उनको टर्मिनेशन कराना है। मतलब यहाँ पास प्रमोटर एंड है ये, और ये इनका टर्मिनेटर एंड है, किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो अब क्या होगा, अब आपका मान लो ये हमने बना दिया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि हाँ हमको यहाँ पहुंचा दो, और एक बार तुम स्टार्ट करा दो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रीड करते जाएंगे, इस वाले स्ट्रैंड को हम रीड करते जाएंगे। इसको मैं अलग इधर कर दे रही हूँ ऐसे करके, 3' से 5'। तो ये बोलेगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम जो है, ये इसका बस इतना कहना है कि मुझे एक बार इनिशिएशन पे पहुंचा के ये प्रोसेस स्टार्ट करा दो, उसके बाद मैं चुपचाप इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता जाऊंगा और आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको स्टार्ट कराने के लिए किस फैक्टर की जरूरत पड़ती है, सिग्मा फैक्टर की। तो सिग्मा फैक्टर कहकर अच्छा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो वो यहाँ आकर अटैच करें। तो अब जब ये हुआ तो इनिशियली होता है, जैसे मान लो आपका यहाँ कहीं पहुंचा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंच चुका है,
तो कुछ हिस्सा तो आरएनए का उसने स्टार्ट कर लिया होगा बनाना, ऐसा। अब मैं अगर यहाँ बनाऊंगी तो डायग्राम बहुत छोटा बनेगा, इसलिए मैं ऐसे मानती हूँ कि यहाँ आपका जो ये है RNA polymerase associated with sigma factor, that is the initiation factor, उसने प्रोसेस स्टार्ट करा लिया। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही जैसे ही एक बार इनिशिएशन हो गया उसके फौरन ही बाद आपका सिग्मा फैक्टर और RNA पॉलीमरेज अलग अलग हो जाएगा। एक बार इनिशिएशन हो गया दोनों अलग हो जाएगा। अब ये चुपचाप क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कराता चला जाएगा। तो मान लो पॉलीमराइजेशन कराते कराते यहाँ कहीं भी आपकी एंजाइम पहुंची है, तो जब यहाँ कहीं पहुंची होगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ RNA कर लिया होगा, क्योंकि उसने इतना हिस्सा रीड कर लिया, थोड़ा बहुत आरएनए का स्ट्रैंड भी बन गया होगा। अब उसी को पॉलीमराइज करते करते यहाँ रीड करते करते टर्मिनेटर पे आ गया। अब वो उसको टर्मिनेशन करना आता नहीं है, अब उसको फिर से जरूरत पड़ेगी। अब ये जैसे ही इस पॉइंट पर ये आएगा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, रो फैक्टर की। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एसोसिएट कर जाएगा रो फैक्टर के साथ, और जैसे ही यहाँ ये पहुंचेगा वैसे ही ये प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। तो टर्मिनेशन के बाद क्या होता है, आपका रो फैक्टर अलग हो गया, आपकी आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गई, और इस आरएनए पॉलीमरेज पे जो आरएनए स्ट्रैंड बनकर आया था वो आरएनए स्ट्रैंड भी अलग हो जाएगा। और ये आरएनए स्ट्रैंड कैसा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक, अगर जैसे आप नेमिंग करना चाहो तो अगर ये आपने ऐसे बनाया है ना, 5' से 3' ऐसे बनाया है, तो यहाँ ये इस तरह का बनकर आएगा। अगर इसको मैं स्ट्रेट करके यहाँ ऐसे बनाऊं तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ही एंटीपैरेलल हुआ और कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक होते हैं या बैक्टीरिया होता है उनमें ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बस उनको चुपचाप क्या करना है, आरएनए पॉलीमरेज लेना है, इनिशिएशन जो है या जो प्रमोटर एंड है वहां जाना है, सिग्मा फैक्टर के साथ एसोसिएट करना है और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा टर्मिनेटर एंड पे रो फैक्टर की मदद से उस प्रोसेस को रोक देगा, रो फैक्टर अलग हो जाएगा, आपका पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा और आपका जो भी ट्रांसक्राइब हुआ है आरएनए वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं या प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस की कोई डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इस तरह से आपका जेनेटिक मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा होकर रखा हुआ है। ठीक, तो ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल एक जगह इकट्ठा होकर रखा है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या होगा, पहले इनका डीएनए रहा होगा, उसी डीएनए से आरएनए बनने लग गया होगा। अब आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। इनिशियली क्या होता है, जैसे अगर आप यूकैरियोट्स देखोगे तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये न्यूक्लियस की एक डिफाइंड मेम्ब्रेन रहती है, इसके अंदर आपका क्या रहता है, डीएनए मौजूद रहता है। इस डीएनए से आपका आरएनए बनता है, और एक बार जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तब इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस तरह से स्टेप चलता है। लेकिन इनमें क्या है, एक ही जगह है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पास क्या होगा, यही आपका डीएनए बन रहा था, इसी के अंदर कहीं डीएनए बन रहा था, उससे आपका आरएनए बनने लग गया, और उसी के साथ जैसे डीएनए से थोड़ा सा आरएनए बना ही था, और आरएनए पूरा कंप्लीट होता भी नहीं है और प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा प्रोबेबिलिटी देखी गई है कि आरएनए फुली ट्रांसक्राइब हो भी नहीं पाता है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होता भी नहीं है और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। साइमल्टेनियस तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये है कि थोड़ा सा ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, दैट इज थोड़ा सा ही आरएनए का स्ट्रैंड बनता है और फौरन से ही डीएनए की फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है या ट्रांसलेशन प्रोसेस भी चल जाता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स में अलग अलग कंपार्टमेंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बना होगा। अब जब ये आरएनए यहाँ से बाहर आएगा तब वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इनमें एक साथ प्रोसेस नहीं चलता है, एक बार जब पूरा का पूरा आरएनए प्रोसेस होके साइटोसोल में आपके इधर साइटोप्लाज्मा के रीजन में आ जाएगा, तभी वो प्रोटीन बनाएगा, दैट इज तभी वो ट्रांसलेशन करेगा, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं एंड ऐसे भी आपकी नॉलेज में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई डाउट ना रहे। अच्छा, तो हमने प्रोकैरियोट्स का तो देख लिया, अब चलो हम देखते हैं कि एक्चुअल में यूकैरियोटिक में डिफरेंस है क्या।
सेम प्रोसेस को जब हम यूकैरियोट्स में कंसिडर करेंगे तो यूकैरियोट्स में ये इतना सिंपल भी नहीं होता है जितना कि प्रोकैरियोट्स में। पहला तो इनमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के ही आरएनए हैं, ठीक है, वो 3 टाइप के इनमें भी हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। उसके साथ साथ इनमें एसआरआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए भी मौजूद होते हैं। ये सब क्या है अभी हम लोग जब यहाँ करेंगे देख लेंगे। तो कई तरह के आरएनए भी मौजूद होते हैं अपार्ट फ्रॉम दोस 3 बेसिक आरएनए। उसके साथ साथ इनमें जो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए सिर्फ एक एंजाइम मौजूद नहीं होती है, बल्कि एक आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम, एटलीस्ट एक एंजाइम मौजूद। अगर हम कंसीडर करें तो हमने बोला कि प्राइमरली आपके 3 आरएनए, दैट इज आरआरएनए, फिर आपका क्या था टीआरएनए, चलो पहले एम कर लेते हैं, एमआरएनए, और फिर टीआरएनए। ये आपके बेसिक 3 हैं। ये आपके प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों पाए जाते हैं। तो इन तीनों आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए 3 अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किसमें? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं था। प्रोकैरियोट में इन तीनों के कन्वर्जन के लिए या इन तीनों के फॉर्मेशन के लिए एक ही एंजाइम सफिशिएंट है अलॉन्ग विद सिग्मा एंड रो फैक्टर। बट यहाँ नहीं है भाई, यहाँ इनको अलग चाहिए, इनको अलग चाहिए और इनको भी अलग चाहिए। तो यहाँ नाम दिया गया कि जो आरआरएनए है उनके लिए है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एमआरएनए के लिए नाम दिया गया आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और टीआरएनए के लिए नाम दिया गया आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके साथ साथ जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो एचएनआरएनए का फॉर्मेशन कराती है। एक्चुअल में होता क्या है, अभी जब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जब डीएनए से इनिशियली आपका सबसे पहले जब आरएनए बनता है डीएनए से तो वो आपका एचएनआरएनए होता है, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। एच स्टैंड फॉर हेट्रो, एन फॉर न्यूक्लियर, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। और फिर इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ आपका बनता है एमआरएनए। एंड एमआरएनए जो होता है वो एबल होता है फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। सॉरी, ठीक। उसी तरह से जो पॉलीमरेज थर्ड होती है आपकी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो टीआरएनए को ट्रांसक्राइब कराती है। उसके साथ साथ आपका एसआरआरएनए एंड एसएनआरएनए उनका भी ट्रांसक्रिप्शन कराती है। ये क्या है? स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हमने बोला था ना यूकैरियोट्स में सिर्फ 3 आरएनए नहीं होते हैं, बल्कि उनके अलावा भी कुछ थोड़े बहुत एक्सेसरी आरएनए भी मौजूद होते हैं। आपको ये भी पता है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी जो अपनी सेलुलर ऑर्गेनील्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उनमें अपने खुद के भी आरएनए मौजूद होते हैं। तो वो सारे आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब ट्रांसक्रिप्शन में के अंडर ही आता है। और लेकिन उन सब के लिए अलग अलग टाइप ऑफ आरएनए की अलग अलग टाइप की एंजाइम जाती है। और सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर यहाँ भी नियरली यूज होता ही है, क्योंकि अल्टीमेट सबका काम पॉलीमराइजेशन ही कराना है। सिग्मा एंड रो फैक्टर की जरूरत इन्हें भी पड़ सकती है। ठीक, ये हमने देख लिया। उसके बाद एक तो हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी थी कि यूकैरियोट्स में क्योंकि इतने सारे अलग अलग तरह के आरएनए मौजूद है तो उनके लिए अलग अलग तरह की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी मौजूद होनी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिस्ट्रोन पढ़ा था तो हमने दो पढ़ा थे, मोनोसिस्ट्रोन एंड पॉलीसिस्ट्रोन। मोनोसिस्ट्रोन में हमने पढ़ा था कि जो आपका ट्रांसक्राइब होकर स्ट्रैंड आता है या जो मान लो डीएनए है, उस डीएनए पे आपका एक्सॉन और इंट्रॉन मौजूद होता है। ऐसा पढ़ा था हमने, उसी चीज को यहाँ में देख। देखो हमें पता है कि इनका जो सिस्ट्रोन होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक होता है या मोनोसिस्ट्रोन होता है। इसका मतलब इनमें एक्सॉन एंड इंट्रोन्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, और इसमें यहाँ मैंने ऐसे ऐसे करके जो डार्क पोर्शन है उसको बोल दिया है इंट्रॉन्स।
एंड जो लाइटर पोर्शन है वो है आपके एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो इंटरप्ट करते हैं एंड एक्सॉन्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, ये मान लो आपका डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब आपका आरएनए बना हुआ होगा, कि आरएनए तो क्या करता है, जो डीएनए के कोडॉन्स मौजूद हैं या जो डीएनए पे नाइट्रोजन बेसेस मौजूद हैं, उसी सीक्वेंस को वो फॉलो करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेता है। तो अगर यहाँ पास एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट है तो इनमें भी होगा, इनमें भी इसी तरह से आपने क्या किया, एक्सॉन और इंट्रॉन बना के दिखा दिया। जब तक ये आरएनए इस फॉर्म में रहता है, आरएनए, जब तक ये आपका आरएनए इस फॉर्म में रहेगा जिसमें आपका इंट्रॉन्स भी है और एक्सॉन्स भी है, हम उसको बोलेंगे कि वो आपका फुल्ली प्रोसेस्ड नहीं है। मतलब ये आरएनए अभी प्रोटीन बनाने के काबिल नहीं हुआ है, अभी इसमें फर्दर कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो इसको नाम दिया जाता है HNRNA, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो मतलब अलग अलग, क्योंकि ये आरएनए यूनिफॉर्म नहीं है, इनमें एक्सॉन भी मौजूद है, इंट्रॉन्स भी मौजूद है, तो इसको हम HNRNA बोलते हैं। डीएनए से जो आरएनए बनता है, ये प्रोसेस कहाँ चला होगा, ये प्रोसेस आपका चलता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, HRNA बन गया, इसका मतलब कि यहाँ कुछ प्रोसेसिंग होनी होगी, तभी HNRNA से आपका mRNA बनेगा, और उस mRNA में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सॉन्स होंगे, इंट्रॉन्स खत्म हो चुके होंगे। ये समझ में आया? मतलब इसमें से क्या हुआ होगा, जितने भी आपके इंट्रॉन्स होंगे उनको हटा दिए गए होंगे, सिर्फ एक्सॉन्स मौजूद होंगे, और अब ये आपका कहलाएगा mRNA। और ये mRNA जो है, अब न्यूक्लियस से अभी तो बना, ये प्रोसेस भी आपका न्यूक्लियस में ही चला है, mRNA का फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस में ही हुआ है, लेकिन एक बार जब mRNA बन जाता है तो ये आपका आ जाता है कहाँ, साइटोप्लाज्मा में आ जाता है, और वहां से वो क्या प्रोसेस करता है, प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है, दैट इज ट्रांसलेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब HNRNA से mRNA बनने के लिए क्या प्रोसेसिंग हुई होगी वो हमें देखना जरूरी है। तो बेसिकली पहला तो होता है स्प्लाइसिंग, फिर आपकी होती है कैपिंग, एंड एक लास्ट होती है आपकी टेलिंग। बस ये 3 स्टेप्स हैं जो कि यूकैरियोट्स में एडिशनली देखना होता है। वैसे तो थोड़ा ये और भी कॉम्प्लेक्स है, बट अकॉर्डिंग टू द लेवल दैट इज क्लास 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बस इतना ही देखना है। पहला क्या होता है, पहला है आपका स्प्लाइसिंग। ये प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में रिमूवल होता है किसका, इंट्रॉन्स का। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स मतलब सारे के सारे इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं, सारे इंट्रॉन्स हटा देंगे, सिर्फ एक्सॉन्स बचा रहेगा। एक स्टेप ये होता है। एक होता है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में एडिनिलेट मिथिल एडिनो सॉरी मिथिल मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करा जाता है। इसका क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं। देखो नाम क्या है, कैपिंग, मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन कराते हैं किस पे, आरएनए पे, जब उसकी स्प्लाइसिंग हो गई हो। मतलब जैसे आपका ये एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए पे पहले क्या करा दिया हमने, स्प्लाइसिंग करा दिया। अब जब स्प्लाइसिंग करा दिया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आपके इंट्रॉन्स होंगे, अभी ये एमआरएनए नहीं बना है। अब इसमें आपकी सेकंड प्रोसेस क्या होगी, कैपिंग होगी। कैपिंग मतलब क्या है, हमको ऐड कराना है मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो कहाँ ऐड कराएंगे, कैपिंग है। सेकंड प्रोसेस आपका टेलिंग होगा। तो कैपिंग है मतलब हेड रीजन के पास होगा, और टेलिंग होगा तो आप बोलोगे कि टेल रीजन पे होगा। तो यहाँ पास आपने कैपिंग करा लिया, कैपिंग में आपने मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करा लिया, एंड उसके बाद आपका ये जो ऐड हो चुका है, मान लो इस तरह से हम दिखा रहे हैं, यहाँ आपका ऐड हो चुका है मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद एक लास्ट प्रोसेस चलता है और उसे हम बोलते हैं टेलिंग। और टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में भी ऐड कराया जाता है एडिनिलेट रेसिड्यूज को। जो एडिनोसिन होती है, तो आपका एडेनिन है, उसके ही जो रेसिड्यूज होते हैं उसको एडिनिलेट रेसिड्यूज बोल रहे हैं। तो इनका एडिशन कराया जाता है, मतलब कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पास कराया गया मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन, और यहाँ पास कराया गया आपकी एडिनिलेट रेसिड्यूज का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलिंग।
और एक बार जब स्प्लाइसिंग देन कैपिंग एंड देन टेलिंग हो जाती है, तब जो हमें आरएनए मिलता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली प्रोसेस्ड आरएनए, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एम आरएनए। और अब ये एम आरएनए आपके न्यूक्लियस से निकल के कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्मा में जाएगा। तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था यूकैरियोट्स में, हमने वो भी देख लिया है। तो बेसिकली कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज रेप्लिकेशन, हमने वो देख लिया है। एंड कैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, वो दोनों भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी एंड आपने हमारे सारे वीडियोस को पहले से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। Thank you guys.